चलो स्टार्ट करते हैं। फिर आज का टॉपिक था हमारा जो आपका बीएससी फर्स्ट ईयर में फर्स्ट यूनिट रहेगी आपकी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो जी कल हमने एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन हमने इसका दिया था। तो आज हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में होता क्या है, क्या पढ़ते हैं हम। स्पेक्ट्रोस्कोपी का आपको पता होगा, स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ टूल विच इज यूज्ड टू identify the information which is used to know the information about unknown sample। यानी कि किसी भी कंपाउंड के बारे में, किसी भी सैंपल के बारे में जो इंफॉर्मेशन होती है उसको जानकारी, उसकी जानकारी लेने के लिए हम यूज करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी की अलग अलग ब्रांच होंगी और अलग अलग ब्रांच को हम स्पेसिफिकली अलग अलग काम के लिए यूज करते हैं। ठीक है। तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो मेन रोल है वो हमें सबसे ज्यादा डीपली इंफॉर्मेशन देता है किसी भी कंपाउंड के बारे में। अब एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में यहाँ पे एनएमआर का मतलब क्या होता है? एनएमआर का मतलब था न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ठीक है। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, इसका मतलब क्या है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस का? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस का मतलब है कि जो न्यूक्लियस होते हैं, जो न्यूक्लियस होगा वो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, फॉर एग्जांपल एक मेरे पास कोई भी एटम है, ऐसा कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर एनएमआर एक्टिव एटम्स होंगे, एनएमआर एक्टिव मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है। तो मैं उस कंपाउंड के ऊपर या उस मॉलिक्यूल के ऊपर या उस एटम के ऊपर जब मैं कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, वो डायरेक्शन होती है उसकी एक। तो जब मैं किसी भी मैग्नेटिकली एक्टिव न्यूक्लियाई के ऊपर कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता हूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस प्रीसियस करने लगेगा, ये न्यूक्लियस घूमने लगेगा। उसके लिए कंडीशन क्या है कि ये जो न्यूक्लियस है ये आपका मतलब एनएमआर एक्टिव होना चाहिए। और एनएमआर एक्टिव होने का मतलब क्या है कि इस न्यूक्लियस के पास एक मैग्नेटिक मोमेंट होना चाहिए, मैग्नेटिक मोमेंट होना चाहिए। और ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब क्या है ये चीज समझो पहले। तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, इसका मतलब था कि न्यूक्लियस का मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रेजोनेंस। मैग्नेटिक फील्ड जब हम किसी भी न्यूक्लियस पे अप्लाई करते हैं तो वो न्यूक्लियस जो होगा वो न्यूक्लियस आपका प्रीसर्स करने लगेगा। ठीक है ना, वो न्यूक्लियस आपका घूमने लगता है। तो उसकी वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे घूमता है। ठीक है ना, क्यों वो कब घूमता है? जब उसके पास मैग्नेटिक मोमेंट होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैग्नेटिक मोमेंट है और हम कि कोई भी ऐसा स्पीशीज जिसके पास मैग्नेटिक मोमेंट होगा, मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब उसके पास स्पिन होगी। ठीक। तो उसके ऊपर जब भी हम कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो वो जो न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस जो होगा वो या वो कोई वो स्पीसीज होगा वो भी आपका घूमने लगेगा। ठीक है। जैसे आप ये मोटर की बात करते हैं ना, तो ये भी एक इसी का एग्जांपल है। मतलब जिस तरह से मोटर घूमती है उसी तरह से ये एटम भी जो है ये घूमने लगेगा। तो इसके अंदर होता क्या है, ये जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स, जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो ये जो न्यूक्लियॉन्स है ये न्यूक्लियॉन्स का न्यूक्लियस के अंदर एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है। जैसे किसी भी एटम के अंदर, जैसे किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स हर एक सेल में उनका अपना अलग अलग अरेंजमेंट होता है। जैसे कि फर्स्ट सेल में आप बोलते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड सेल में आप बोलते हैं 8 इलेक्ट्रॉन हैं, थर्ड सेल में आप बोलते हैं 18 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ऐसे ही न्यूक्लियस के अंदर भी जो न्यूक्लियॉन्स है, यानी न्यूक्लियस मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, इन दोनों का स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है। और उस अरेंजमेंट के लिए हम यूज करते थे न्यूक्लियर सेल मॉडल, न्यूक्लियर सेल मॉडल। जैसे हम एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट के लिए, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट के लिए हम यूज करते हैं अहबो प्रिंसिपल।
अफबाउ प्रिंसिपल हमें बताता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। ऐसे ही न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अरेंजमेंट है उसके लिए हम यूज करते थे न्यूक्लियर सेल मॉडल। वैसे तो इसके लिए और भी कई मॉडल हैं जिनकी हेल्प से हम अरेंजमेंट पता करते हैं, बट ज़्यादा कॉमन जो है वो न्यूक्लियर सेल मॉडल है। तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का जो अरेंजमेंट है ये हमें बताएगा कि जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस के पास मैग्नेटिक मोमेंट होगा या नहीं होगा। ठीक। तो यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखो कि न्यूक्लियर सेल मॉडल की हमें यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ पे बिल्कुल भी जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फिजिक्स का पार्ट है। और दूसरी बात ये कि इसकी जो है ना, हमें अरेंजमेंट का नहीं पता करना, हमें हमें पढ़ना है एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई। और एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई के लिए बस केवल हमें इतना पता होना जरूरी है कि कौन कौन से हमारे न्यूक्लियस, कौन कौन से हमारे एटम्स एनएमआर एक्टिव होंगे और कौन से नहीं होंगे। अब मैं जो बार बार एक टर्म यूज कर रहा हूँ न्यूक्लियस, तो आप एक बात समझें। मान लिया मैंने कहा हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन है ना, इस हाइड्रोजन का मतलब ये है कि अगर मैं हाइड्रोजन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता हूँ तो हाइड्रोजन का जो एटम होगा उसके अंदर एक न्यूक्लियस होगा और एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये पूरा सिस्टम है और इस पूरे सिस्टम के ऊपर हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड का जो इंटरेक्शन है वहां पे हम बात करते हैं न्यूक्लियस की, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का इंटरेक्शन जो न्यूक्लियस के साथ होता है। अब यहाँ पे रोल तो इलेक्ट्रॉन्स का भी होगा। इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व होते रहते हैं, इसके सराउंडिंग में सर्कुलेट होते हैं, इनका अपना रोल है। वो सेकेंडरी इफेक्ट है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। बट जो प्राइमरी इंटरेक्शन होता है, जो मेन इंटरेक्शन होता है, वो होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड का न्यूक्लियस के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझना ये है कि जब हमने मैग्नेटिक फील्ड को किसी भी न्यूक्लियस के ऊपर अप्लाई किया है, मतलब न्यूक्लियस से मतलब एटम के ऊपर करेंगे, बट इंटरेक्शन की बात करनी है हमें न्यूक्लियस की। तो जब हमने उसको न्यूक्लियस के ऊपर अप्लाई किया है तो उस कंडीशन में जो न्यूक्लियस है, क्योंकि न्यूक्लियस अगर आपका एक चार्ज पार्टिकल है, न्यूक्लियस के पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज होता है। और अगर इसके पास न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब क्या है कि जो अरेंजमेंट है न्यूट्रॉन्स का और प्रोटॉन्स का, जैसे कि जो इनकी स्पिन होगी, तो स्पिन अगर पेयर्ड है तो स्पिन पेयर्ड होने का मतलब क्या होगा कि इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो जीरो हो जाएगा। बट अगर इनकी जो स्पिन है वो आपकी पेयर्ड नहीं है, मतलब उसमें मान लिया एक अनपेयर्ड है या दो अनपेयर्ड है, तो उसके अकॉर्डिंग न्यूक्लियस का क्या होता है, अपना मैग्नेटिक मोमेंट होता है, ठीक। तो मैग्नेटिक मोमेंट का जो ये जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट है, इसके लिए हमें केवल एक छोटी सी जानकारी का पता होना जरूरी है बस, कि हमें ये पता करना है कि कौन से न्यूक्लियस एनएमआर एक्टिव होंगे और कौन से एनएमआर इनएक्टिव। तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा फंडा है, आप ये चीज ध्यान रखें। कोई भी एलिमेंट उसका जो एटॉमिक नंबर होता है, यहाँ पे लिखा रहता है एटॉमिक नंबर, यहाँ पे लिखते हैं हम एटॉमिक मास। तो अगर एटॉमिक नंबर इवन है और एटॉमिक मास भी इवन है, तो उस कंडीशन में जो आपका एलिमेंट होगा, जो न्यूक्लियस होगा, वो एनएमआर इनएक्टिव होगा, एनएमआर इनएक्टिव होगा। तनुश्री अपना कैमरा ऑफ कर लो तुम, ठीक है ना, जब कुछ पूछना होगा तब करना हो। तो जी एनएमआर इनएक्टिव का मतलब यहाँ पे था कि इसके पास अगर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों ही इवन है, तो उस कंडीशन में जो न्यूक्लियर स्पिन होगा आई, वो आपको हो जाएगा जीरो, ठीक है। और आई अगर जीरो हुआ तो जो न्यूक्लियस है वो एनएमआर इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करता हूँ 2He4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों ही क्या है, इवन है। तो हीलियम जो है, हीलियम एनएमआर इनएक्टिव होता है, यानी कि हीलियम का हम कभी भी एनएमआर स्पेक्ट्रा नहीं ले सकते। इसके अलावा 6C12, यानी कि 6C12, तो जो कार्बन 12 होता है ना, कार्बन के तीन आइसोटोप होते हैं। कौन कौन से, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, ठीक है ना। तो यानी कि सबका एटॉमिक नंबर तो सेम है, तो 6C12, 6C13 एंड 6C14। तो कार्बन के तीन आइसोटोप्स के अंदर, कार्बन के तीन आइसोटोप्स के अंदर केवल कार्बन 13 जो होगा, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, ओड, ठीक। ये केवल कार्बन 13 जो है ये एनएमआर एक्टिव होगा। उसके अलावा जो 6C12 है और जो 6C14 है, ये दोनों एनएमआर इनएक्टिव होंगे।
एनएमआर इनएक्टिव हो गए। एक मतलब आपका एक क्वेश्चन आपका यहाँ से जरूर पूछता है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली पूछेगा कि किसके पास न्यूक्लियर स्पिन क्या होता है, मतलब कौन सा न्यूक्लियस जो है वो एनएमआर एक्टिव है और कौन सा एनएमआर इनएक्टिव है। ठीक है, इसके अलावा और भी हो सकते हैं, जैसे मान लिया 8 ऑक्सीजन 16, ठीक है ना, तो 8 ऑक्सीजन 16 ये भी क्या है, एनएमआर इनएक्टिव। अब मैं आपको एक टेबल बनवाता हूँ, इस टेबल को मतलब आप लोग नोट भी कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जो बुक जगदम्बा सिंह की थी उसके अंदर तो ये टेबल थी, बट जो ये जो बुक है क्या बोलते हैं इसको, गुरुटू खेरा वाली जो बुक है, इसके अंदर ये टेबल आपको नहीं मिलेगी। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे मास नंबर, मास नंबर। सेकंड पे लिख लो आप एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। इसके बाद आप लिखेंगे स्पिन, और फिर उसके एग्जांपल्स। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर एटॉमिक नंबर इवन, सॉरी, मास नंबर, मास नंबर का मतलब है एटॉमिक मास, मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों ही इवन है, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो स्पिन होता है, स्पिन का मतलब है आई, तो जो उसके लिए आई यानी कि स्पिन जीरो है, स्पिन मतलब पेयर्ड, अगर स्पिन पेयर्ड होती है तो उस कंडीशन में जो आई होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस कंडीशन में जो आई रहेगा वो आपका जीरो रहेगा, और इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हो जाएंगे, 6C12, 6C14, और इसके अलावा 2He4, 8 ऑक्सीजन 16। पेपर में एक क्वेश्चन पूछता है, चार ऑप्शन देकर पूछ लेगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज एनएमआर इनएक्टिव, ठीक है ना, तो एनएमआर इनएक्टिव या एक्टिव होने के लिए आपको पता होना चाहिए कि उसके पास न्यूक्लियर स्पिन है या नहीं है, तो स्पिन क्या होगी, नहीं कि जीरो होगी, तो इसीलिए क्या होंगे ये सारे के सारे एनएमआर इनएक्टिव होंगे। ठीक, सेकंड कंडीशन, अगर मान लिया मास नंबर जो है, मास नंबर आपका ओड है, अगर मास नंबर ओड है और एटॉमिक नंबर ओड या इवन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, अगर मास नंबर आपका ओड है और एटॉमिक नंबर जो है वो ओड या इवन कुछ भी हो, तो उस कंडीशन में जो आई होगा, आई की वैल्यू हमेशा n+1/2 की फॉर्म में रहेगी। किसकी फॉर्म में, n+1/2 की फॉर्म में, यानी कि इसको मैं सिंपली बोल सकता हूँ हाफ इंटीग्रल, हाफ इंटीग्रल, ठीक है, हाफ इंटीग्रल से मतलब है कि आई की वैल्यू जो है, अगर आप एन की वैल्यू यहाँ पर दे रहे हो, भाई माइक ऑफ करो अपना, आई की वैल्यू जो होगी तनुश्री, आई की जो वैल्यू होगी वो आपकी 1/2, 3/2, 5/2, 7/2, डॉट डॉट, इस तरह से होगी वो, इसको हम बोलते हैं हाफ इंटीग्रल। तो अगर मास नंबर आपका ओड है और एटॉमिक नंबर आपका या तो ओड हो या इवन हो, ठीक है ना, तो इन दोनों कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी जो वैल्यू होगी वो आपकी हाफ इंटीग्रल होगी। अब इसमें भी क्या होता है, हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं वे होते हैं जिनके लिए आई की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है ना, मतलब मेनली हम जो बात करते हैं। अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखो इसके, यहाँ पे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, भाई 10 मिनट बाद जो है वो मीटिंग एंड होगी, मतलब तो आप दोबारा से उसको ज्वाइन कर ले एक बार, जब मतलब अपने आप जब मीटिंग बंद हो जाएगी ना, तो आप 2 मिनट रुक के, क्योंकि मुझे दोबारा रिस्टार्ट करना पड़ेगा उसको, तो आप दोबारा से ज्वाइन कर लेंगे उसको। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, एग्जाम्पल में देखो, 1H1, 6C13, ठीक है ना, ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो मेनली एनएमआर पढ़ते हैं ना, आपकी जो ग्रेजुएशन की क्लास है और जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, वहां तक आप मेनली दो ही स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे 1H NMR का, यानी कि हाइड्रोजन का एनएमआर, और एक पढ़ेंगे कार्बन का एनएमआर, क्योंकि मेनली जो सर यू क्या, हाँ बताओ, क्या बोल, हाफ इंटीग्रल के बाद ये 1/2 3/2? ये इसका मतलब ये है, मैं बता रहा हूँ सुनो,
इसका मतलब ये है कि मतलब अभी मैं बता रहा हूँ, अभी सुनो पहले, इसको पूरा समझ लो पॉइंट को, तब समझ में आ जाएगा आपको। जैसे कि मान लिया मैंने कहा कि 1H1 है या 6C13 है, इनके लिए जो आई की वैल्यू होती है वो होती है 1/2। ठीक है। इसके अलावा जैसे मान लिया अभी यहाँ पे हम्म, ये जो है 7N15, इसके लिए आई की वैल्यू होती है 3/2। और एक होता है ये 17Cl35, इसके लिए मुझे अभी एग्जैक्ट नहीं पता, बट इसके लिए जो वैल्यू है शायद वो 5/2 है। तो मतलब कहने का ये है कि जैसे कि देखो आपने एग्जांपल्स पढ़े, अब इन एग्जांपल्स में क्या है, मतलब अगर एटॉमिक मास ओड है, ये ध्यान रखना आपको, अगर एटॉमिक मास ओड है, एटॉमिक नंबर चाहे इवन हो चाहे ओड हो, ये कुछ भी हो, यानी कि सम हो या विषम हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है ना, अगर ये ओड है तो उस कंडीशन में जो ये आपके न्यूक्लियस हैं, इन न्यूक्लियस की जो वैल्यू होगी, मतलब इन न्यूक्लियस के लिए जो आई की वैल्यू होगी, या तो वो 1/2 होगी, या वो 3/2 होगी, या वो 5/, यानी कि 1/2 की मल्टीपल में होगी। ठीक है, समझ आई बात? हम्म। हम्म। चलो जी, नेक्स्ट है थर्ड, इसमें थर्ड पॉइंट इसका मतलब आ, तीसरी कंडीशन थी जी, अगर मास नंबर आपका E1 है और एटॉमिक नंबर आपका ओड है। देखो यहाँ पे कंडीशन रिवर्स होगी, मतलब एक तरह से, तो मास नंबर और एटॉमिक नंबर अगर दोनों इवन थे तो आई की वैल्यू 0 थी, और उस कंडीशन में ये जो आपके न्यूक्लियस थे ये सारे के सारे NMR इनएक्टिव थे। इसको मैं बोल देता हूँ NMR इनएक्टिव। ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियस है आपके पास, ये न्यूक्लियस जो है, मतलब अगर किसी भी न्यूक्लियस के अंदर मास नंबर तो आपका ओड है, और एटॉमिक नंबर, मतलब आपको क्यों ध्यान रखना, मास नंबर अगर आपका ओड है, ठीक है ना, क्योंकि एटॉमिक नंबर चाहे इवन हो चाहे ओड हो, वो आपका क्या रहेगा, हाफ इंटीग्रल, यानी कि उसकी वैल्यू या तो 1/2 होगी, या 3/2 होगी, या 5/2 होगी। और इस कंडीशन में ये क्या रहेगा, NMR एक्टिव, NMR एक्टिव। ठीक है। अब अगर मास नंबर आपका इवन हुआ है और एटॉमिक नंबर आपका ओड हो गया, ठीक, तो एटॉमिक नंबर देखो, मास नंबर अगर इवन हुआ है, एटॉमिक नंबर अगर ओड हो गया, तो NMR एक्टिव होगा, यानी कि आई की जो वैल्यू होगी वो आपकी होती है कोई भी इंटीजर। इंटीजर से मतलब है 1 2 3 4 5, इस तरह से। ठीक है ना, यानी कि कोई भी इंटीग्रल वैल्यू होगी। ठीक। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ 1H2, 1H2 क्या होता है, हाइड्रोजन का आइसोटोप, यानी कि ड्यूटेरियम, और इसके लिए जो आई की वैल्यू होती है ना वो होती है 1। ठीक। एक और एग्जाम्पल है 7N14, ठीक है ना, ये नाइट्रोजन का आइसोटोप है। ठीक है, 7N14, और इसके लिए आई की वैल्यू कितनी होती है, 1। ये ध्यान रखना। ठीक है ना, तो कुछ ऐसे भी न्यूक्लियस होंगे जिनके लिए वैल्यू 2 हो जाएगी। सर ये फिक्स आएंगी? हाँ, फिक्स है क्या ये वैल्यू आई बराबर 1? हाँ ये फिक्स वैल्यू है, ये जो मैंने अभी वैल्यू बताई है, ये वैल्यूज, जैसे मान लिया देखो, ये जो आपका यहाँ पे था कार्बन 12, इसमें इसके केस में तो कोई कुछ बात ही नहीं है। इसके केस में तो क्या हो रहा है, ये सारे के सारे NMR इनएक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है, ये इवन है। ठीक है ना, दोनों वैल्यू सम है। बट यहाँ पे क्या हुआ है कि जैसे मान लिया ये हाइड्रोजन है और ये 6C13 है, मैं आपको बता दूं, तो मेनली आपको केवल इन दो की ही याद रखने की जरूरत है बस, कार्बन 13 की, और इसकी मतलब क्या बोलते हैं, वन हाइड्रोजन की, जो हाइड्रोजन का रिया माइक ऑफ करो, जो इसका फर्स्ट आइसोटोप है। तो हमें केवल इनकी याद रखने की जरूरत है। असल में क्या होता है, इनसे जो है ना हम एनर्जी लेवल का अरेंजमेंट निकालते हैं। ठीक। बट कभी कभी आपके पेपर में अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ करना हो उसे, तो वो पूछ लेता है कि भाई बताओ 7N15 के लिए आई की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है ना, इस तरह से वो कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक। तो उसकी जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी, वरना तो इनसे जो इनका जो वो होता है ना, मतलब मेन रोल होता है, इनसे हमें टोटल एनर्जी लेवल पता करते हैं हम। जैसे कि ये टेबल जो है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार, मतलब वैसे तो मैं जो आज की क्लास है उसको मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, मैं उसका लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा कल तक। ठीक है ना, बट आप लोग जो है इसको स्क्रीनशॉट लेकर और अपनी जो है बुक्स है, बुक ले लिया आप सभी ने, अंशुमन आज कौन? न ली आज। ठीक है, ले लेना जल्दी से ले लो, मतलब उसको डिले मत करो। सर यहाँ से क्वेश्चन बन भी गया तो क्या बनेगा?
यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा, पहला क्वेश्चन तो इसमें दो क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि जो इतने सारे एग्जाम्पल मैंने आपको लिखाए हैं, इन एग्जाम्पल में से ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज एनएमआर इनएक्टिव। या तो इनएक्टिव पूछ लेगा, मतलब उसमें चार ऑप्शन में तीन एक्टिव दे देगा, एक इनएक्टिव दे देगा, ठीक है। या फिर दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कौन सा एक्टिव हो जाएगा, उस कंडीशन में इनएक्टिव दे देगा, एक एक्टिव दे देगा, ठीक। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है, वो तब बनता है जब पेपर का लेवल काफी अच्छा खासा हो। यानी कि जैसे कि मान लिया हमने कहा, मैंने आपसे यहाँ पे एक चीज बताई 1H1, और इसके लिए जो आई की वैल्यू है वो कितनी है 1/2, ठीक है ना। तो 1/2 यानी कि हाइड्रोजन के लिए जैसे कि जो एनर्जी लेवल होंगे, अभी मैंने आपसे कहा एनर्जी लेवल जो है वो स्प्लिट हो जाते हैं, और वो एनर्जी लेवल जो स्प्लिट होता है वो दो एनर्जी लेवल स्प्लिट होते हैं, किसके केस में, हाइड्रोजन के केस में। जिनके लिए आई की वैल्यू 1/2 है उनके लिए एनर्जी लेवल केवल दो होंगे, बट जिनके लिए एन की वैल्यू 3/2 या 5/2 है उनके लिए जो एनर्जी लेवल है ना वो एक से ज्यादा बन सकते हैं, मतलब दो एनर्जी लेवल से ज्यादा बनते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं एक बार इसको स्लाइड को फिर मैं रफ करना पड़ेगा, कर दो क्या? ले लिया। हम्म। ठीक है जी, ओके। देखो यहाँ पे एक बात समझो, मान लिया जैसे हाइड्रोजन के लिए मैंने कहा 1H1, इसके लिए आई की वैल्यू कितनी थी 1/2। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि अगर आपको किसी भी एटम के स्पेक्ट्रा के अंदर नंबर ऑफ लाइंस पता करनी हो, नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है ना, नंबर ऑफ लाइंस ये डिपेंड करती है एनर्जी लेवल्स पे। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है 2ni+1, ठीक है ना, 2ni+1। यहाँ पे 2ni+1 से मतलब क्या है 2 × में एन जो है ना, एन बताएगा आपको नंबर ऑफ एटम, ठीक है, कितने एटम्स उसके अंदर हैं। आई बताएगा उसका इंटीग्रल, मतलब कि अगर मान लिया आपको हाइड्रोजन के लिए पता करना है, ठीक है ना, तो हाइड्रोजन तो एक ही एटम हो जाएगा, इसके लिए आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 और +1, तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा ये 1 और 1 2। यानी कि हाइड्रोजन के केस में केवल दो एनर्जी लेवल्स स्प्लिट होंगे, ठीक है ना, एक ग्राउंड लेवल यानी कि E1 और ये E2, ठीक है। बट अगर मान लिया यहाँ पे आई की वैल्यू, मैंने कहा किसी और एटम के लिए अगर आई की वैल्यू किसी के लिए 1 है, ठीक है, जैसे कि नाइट्रोजन के लिए थी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर आप ये फॉर्मूला लगाएंगे 2ni+1, तो इस फॉर्मूले में जब आप 2 × n की वैल्यू तो 1 ही रहेगी क्योंकि हम एक एटम के लिए निकाल रहे हैं, और अगर आप यहाँ पे आई की वैल्यू 1 रखेंगे और +1, तो यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस कितनी आ जाएंगी 3। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि 3 एनर्जी लेवल आ जाएंगे, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये इसका मेन फर्क पड़ता है, बट ये इसकी जरूरत आपको अभी नहीं है, ये थोड़ा सा एडवांस काम है इसमें। मतलब एडवांस में भी ये कि ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा नहीं है, ठीक है। अब जैसे हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको जो है मतलब उसकी पीडीएफ मैं आपको बना के कल तक शेयर कर दूंगा। तो उन क्वेश्चंस को फिर आप देखना, मतलब पिछले 4-5 साल के जो क्वेश्चंस हैं उसकी पूरी पीडीएफ है, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। पहले एनएमआर के चैप्टर वाइज शेयर करेंगे, ठीक है। तो एक तो अभी ध्यान से सुनो, एक तो अभी जो सेशन है ये खत्म होने वाला है, लास्ट मिनट है ये, तो आप लोग 2 मिनट रुक के और दोबारा ज्वाइन करेंगे इसको।